गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विनय खंडेलवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देवली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीसी राज जीसी देवली क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अभी तक आप सभी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड इंडियन सोशल प्रॉब्लम, अर्थात भारतीय सामाजिक समस्या। जो हमारा पेपर है सेकंड पेपर, उससे संबंध रखता है। आज मैंने जो भी हमने अभी तक टॉपिक पढ़े हैं उस आधार पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं आपके लिए। 20 शब्दों और 50 शब्दों के, 20 वर्ड्स और 50 वर्ड्स के किए हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत अधिक उपयोगी रहेंगे आपके लिए। तो अभी से ही आपकी प्रैक्टिस हो, इसके लिए आपको चैप्टर के साथ साथ क्वेश्चन आंसर की भी प्रैक्टिस लगातार करनी होगी ताकि आप अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम में उत्तर करें। और आपको इसके साथ इन उत्तरों को करते समय शब्द सीमा का भी ध्यान रखना होगा। आपको वर्ड लिमिट को भी देखना होगा। जितने शब्दों में आपसे पूछा जाए उतने ही शब्दों में, यदि प्रश्न 20 शब्दों का है तो आपको 20 शब्दों में उत्तर लिखना है। यदि 50 शब्दों का है तो आपकी वर्ड लिमिट 50 शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। परिवीक्षा किसे कहते हैं? व्हाट इज प्रोबेशन? और यह प्रश्न भी कई बार एमडीएस यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आ चुका है। 20 शब्दों में भी आ चुका है, 50 शब्दों में भी आ चुका है और 400 शब्दों का भी इसमें प्रश्न आप लोगों के लिए बन चुका है और हम इसकी चैप्टर के दौरान स्टडी भी कर चुके हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि अपराध में दो एक प्रोसेस होती है, एक तो परिवीक्षा, एक पेरोल। तो परिवीक्षा में तो अपराधियों को सजा के बदले उन्हें मुक्त कर दिया जाता है और उनसे यह अपेक्षा रखी जाती है कि वह परिवीक्षा अवधि में उत्तम आचरण करेंगे। मान लो किसी अपराधी को ने कोई अपराध किया है और उसको सजा दी गई है, उसे कोई दंड दिया गया है, तो उसे दंड की बजाय परिवीक्षा पर ही छोड़ दिया जाता है और उससे अपेक्षा रखी जाती है कि वो उत्तम आचरण करेगा। हालांकि यह निश्चित है कि छूटने से पूर्व उसे अपने अच्छे आचरण का परिचय देना होगा। इसमें अपराधियों को जेल में बंद नहीं रखा जाता है, बल्कि उन्हें एक मौका दिया जाता है और ताकि वो एक अच्छा आचरण कर दिखाएं कि उन्होंने कुछ सुधार अपने आप में किया है। भारत में वर्ष 1888 में अपराधियों को परिवीक्षा पर छोड़ने की व्यवस्था की गई तथा सन 1958 में भारत सरकार द्वारा परिवीक्षा अधिनियम पास किया गया, जिसके आधार पर विभिन्न राज्यों ने अलग अलग अधिनियम पास किए गए। यदि इसी के संदर्भ में हम इसी प्रश्न का एनालिटिकल फॉर्म में सॉल्यूशन करें तो इससे विपरीत एक अवस्था होती है पेरोल। पेरोल में क्या होता है कि अपराधी सजा काट चुका होता है कुछ, और उसके अच्छे आचरण के आधार पर, उसकी पारिवारिक जरूरतों या स्वास्थ्य के आधार पर उसको छोड़ा जाता है, उसको दंड से मुक्त किया जा सकता है और कुछ समय के लिए दंड में उसे छूट दी जा सकती है। जैसे आपने बहुचर्चित जो सलमान खान का केस है उसमें भी आपने ये देखा होगा समाचार पत्रों के माध्यम से कि सलमान खान, संजय दत्त, ये भी समय समय पर पेरोल की अपील करते रहे हैं जब भी इनको सजा हुई है। तो उनके अच्छे स्वभाव के आधार पर पेरोल पर भी अपराधियों को छोड़ा जा सकता है। इसमें आवश्यक ये होता है कि वह सजा काट लेते हैं, कुछ सजा काटने के बाद ही उनको पेरोल की व्यवस्था होती है। तो आपको एग्जाम की दृष्टि से ये परिवीक्षा और पेरोल दोनों को ही अच्छे से पढ़ना है और ये बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रहेंगे। अब हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पर। तो विवाह विच्छेद को परिभाषित कीजिए। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि डिवोर्स क्या होता है तो आपको सामान्य शब्दों में तो पता है, तकनीकी शब्दों में सामाजिक एवं कानूनी रूप से पति पत्नी के विवाह संबंधों की समाप्ति विवाह विच्छेद या डिवोर्स कहलाती है। स्टूडेंट्स, जब आप 20 शब्दों का उत्तर लिख रहे हैं 20 शब्दों में, तो आपको शब्द सीमा पर विशेष ध्यान देना है। कई बार हम अनावश्यक बातें पहले लिख देते हैं, इससे शब्द सीमा समाप्त हो जाती है
और हमें अच्छे अंक नहीं मिल पाते हैं, तो आपको उस वर्ड लिमिट के आधार पर ही अपने उत्तर को लिखना है। इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है। विवाह विच्छेद पति पत्नी के वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन में असामंजस्य एवं असफलता का सूचक है। निश्चित रूप से डिवोर्स उसी स्थिति में होता है जब पारिवारिक जीवन सही नहीं चल रहा होता है, पति या पत्नी दोनों पक्ष या उनमें से कोई एक पक्ष किसी के साथ रहने के लिए तैयार नहीं होता है, उसी स्थिति में विवाह विच्छेद होता है। भारत के संदर्भ में वर्ष 1954 में विशेष विवाह अधिनियम तथा 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक अर्थात डिवोर्स अर्थात विवाह विच्छेद की व्यवस्था की गई है। तो एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है, इन प्रश्नों का चयन मैंने पूर्व में आए परीक्षा के आधार पर ही किया है, परीक्षा में आए प्रश्नों के आधार पर ही किया है, जो भविष्य में भी आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम में भी इन प्रश्नों में से आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि विशेष विवाह अधिनियम कब बना, तो आपको उत्तर लिखना है 1954। हिंदू विवाह अधिनियम की व्यवस्था कब हुई, तो आपका आंसर होना चाहिए 1955। तो ये एग्जाम की दृष्टि से भी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। अगला जो प्रश्न है, जो कि इन सभी प्रश्नों की तुलना में मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रखा जा सकता है, जिस पर प्रश्न भिन्न भिन्न स्वरूपों में अवश्य ही पूछा जाता है कि वाइट कॉलर क्राइम, जिसे हिंदी में सफ़ेद पोश अपराध कहते हैं, यह पुस्तक किसने लिखी। तो यह पुस्तक और कॉन्सेप्ट भी हम कह सकते हैं, यदि आपसे पूछे कि अवधारणा किसने दी, पुस्तक किसने लिखी, तो आपका उत्तर होना चाहिए अमेरिकन समाजशास्त्री एडविन सदरलैंड ने वाइट कॉलर क्राइम अर्थात सफ़ेद पोश अपराध नामक पुस्तक लिखी है, जिसकी अवधारणा की चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। सफ़ेद पोश अपराध मतलब व्यक्ति अपनी जो व्यावसायिक क्रियाओं के दौरान कोई अपराध करता है, उसके प्रोफेशन में कोई अपराध करता है, तो वह सफ़ेद पोश अपराध कहता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बैंक में मैनेजर है और कोई गबन करता है, या कोई प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासन में रहते हुए कोई गबन करता है, तो उसे वाइट कॉलर क्राइम कहते हैं, क्योंकि ये समाज में बहुत उच्च परिस्थिति वाले लोग होते हैं, समाज में ये उच्च हाई स्टेटस वाले लोग रहते हैं। सामान्य जो चोरी डकैती जैसे अपराध करते हैं उनसे थोड़े भिन्न प्रकार के होते हैं। इन लोगों का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है कि ये वाकई में अपराध में लिप्त हैं या नहीं। तो ये आपके एग्जाम में बेहद उपयोगी प्रश्न रहेगा, जो आपसे किसी भी स्वरूप में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी की परिभाषा दीजिए। दिखने में ऐसा लगता है कि ये प्रश्न बहुत आसान है, पर जब हम एक निश्चित शब्द सीमा में हमें उत्तर लिखना होता है, चाहे 20 शब्द हो या 50 शब्द, तो इतने आसान नहीं होते, क्योंकि कई बार हम शुरुआत में बहुत अधिक अनावश्यक बातें लिख देते हैं, जिससे हम जब टाइम आता है उस समय तक शब्द सीमा प्रश्न की संपूर्ण हो चुकी होती है। तो हमें यह बात अवश्य ध्यान रखनी है एग्जाम में प्रश्न को अटेम्प्ट करते समय। यह वह दशा है जिसमें रोजगार का अभाव हो, तो बेरोजगार जैसे नाम से ही स्पष्ट है, अर्थात रोजगार का अभाव होना। जिसमें निर्धारित आयु वर्ग का व्यक्ति जो रोजगार का इच्छुक हो किंतु उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा हो, तो वह दशा बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है, जो कई प्रकार की हो सकती है, पर यहाँ हमें ये शॉर्ट क्वेश्चन के आधार पर इसका उत्तर लिखना है। अगला जो प्रश्न है आपका वो है कि निर्धनता के परिणाम क्या हो सकते हैं। भाई, गरीबी से क्या समाज में हो सकता है, ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। 20 शब्दों में आपसे पूछ सकते हैं कि गरीबी के 2 कारण बताइए, 2 परिणाम बताइए, 2 विशेषता बताइए। 50 शब्दों में आपसे 2 की जगह संख्या 4 हो सकती है। तो यहाँ आपसे प्रश्न में पूछा है कि निर्धनता के परिणाम क्या हो सकते हैं। तो निर्धनता से, गरीबी से क्या हो सकता है, गरीबी से परिवार टूट सकता है। दूसरा, व्यक्ति भीख मांगने की तरफ बढ़ सकता है। तीसरा, उसके दुर्व्यसनों में वृद्धि हो सकती है, अर्थात गरीबी के कारण लोग मानसिक चेतना एवं निराशा से ग्रस्त हो जाते हैं, अतः शराब पीना, जुआ खेलना आदि चीज़ों में लिप्त हो सकते हैं। इसके अलावा एक
और इसकी गरीबी का परिणाम हो सकता है कि गरीबी गरीबी को उत्पन्न करती है। इस संदर्भ में प्रोफेसर नर्क से लिखते हैं कि कोई देश निर्धन इसीलिए है क्योंकि वह निर्धन है। एग्जाम की दृष्टि से भी यह कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कोई देश निर्धन इसलिए है क्योंकि वह निर्धन है। इसके अतिरिक्त निर्धनता के व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक प्रभाव भी पड़ते हैं। उसके शारीरिक और मानसिक असंतुलन भी गरीबी की वजह से बढ़ता है। अगला प्रश्न है, जैसा हमारा जो ये किताब का नाम है, पेपर का नाम ही भारतीय सामाजिक समस्याएं, तो आपसे यह प्रश्न भी अवश्य पूछा जा सकता है कि सामाजिक समस्या क्या है, सामाजिक समस्या को परिभाषित कीजिए। तो कोई समस्या क्या होती है? कोई समस्या मतलब किसी जो विशेष दशा है समाज का, उसमें असंतुलन हो जाना, उसमें असामान्य दशा हो जाना समस्या कहलाता है, जिससे समाज का बहुत बड़ा ढांचा या बहुत बड़ा भाग प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। अनुकूल अवस्था तो होगी नहीं, समस्या है इसका अर्थात वो प्रतिकूल है। तो सामाजिक समस्या को समाज की एक असामान्य दशा के रूप में देखा जाता है, जिससे समाज का एक बहुत बड़ा भाग प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है और यह असामान्य दशा समाज के ढांचे को असंतुलित कर देती है। अर्थात सामाजिक समस्या का अर्थ समाज की एक असामान्य दशा के रूप में देखा जाना, जिससे समाज का बहुत बड़ा भाग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो जाता है, तो वही सामाजिक समस्या बन जाती है। यह प्रश्न भी एग्जाम में बहुत अधिक पूछा जाता है। मैंने इन सभी प्रश्नों का चयन पूर्व में आए गए प्रश्न और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर ही किया है, ताकि आप लोग अधिक से अधिक अंकों से उत्तीर्ण हो सके। यह प्रश्न भी एग्जाम में आता है क्योंकि आपकी समस्या है, तो एड्स एक चैप्टर है आपके पूरा। तो एड्स क्या है आपसे पूछा जा सकता है। दिखने में बहुत आसान होते हैं और जब हम लिखते हैं तो शब्दों का चयन भी इसमें बहुत ज़रूरी है। तो एड्स एक ऐसे या बहुत से लक्षणों के समूह को दिया गया वैज्ञानिक नाम है जो शरीर को रोग से बचाने की क्षमता का अंत हो जाने से उत्पन्न हो जाता है। अर्थात अपने आप में एक बीमारी ना होकर व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को समाप्त कर देता है, क्योंकि इसके बाद उसको अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है एड्स की अवस्था में, क्योंकि व्यक्ति के पास जो रोगों से या बीमारियों से जो लड़ने की क्षमता होती है वो इस स्थिति में समाप्त हो जाती है। यदि हम इसके फुल फॉर्म को देखें, एड्स जो एग्जाम में आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है या एड्स स्टैंड्स फॉर, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो आपको ये भी अच्छे से करना है प्रश्न। और आज के चैप्टर का हमारा या आज के लेक्चर की जो मैंने प्रश्न सीरीज शुरू की है एग्जाम की दृष्टि से, उसका अंतिम प्रश्न है बाल अपराध क्या है। जैसे अपराध है सफ़ेद पोश अपराध है जो आप समझते हैं, उसी प्रकार बाल अपराध भी है। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि शायद इस अपराध को बच्चे करते होंगे, और परीक्षा में हम इसका क्या उत्तर लिखें। तो न्यू मेयर के अनुसार बाल अपराधी, न्यू मेयर एक विचारक थे, उनके अनुसार बाल अपराधी निर्धारित आयु से कम आयु का वह व्यक्ति है जो समाज विरोधी कार्य करने का दोषी हो, जिसने कानून का उल्लंघन किया हो, और स्पष्ट है कि राज्य द्वारा निर्धारित आयु समूह के बच्चे द्वारा किया गया कानूनी अपराध ही बाल अपराध है। भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 के अनुसार, जो कि वर्ष 1987 में लागू हुआ, कि 16 वर्ष की आयु के लड़कों एवं 18 वर्ष की आयु की लड़कियों से कम उम्र का जो अपराध है उसे बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाए। अलग अलग देशों में इसकी डेफिनेशन अलग हो सकती है। कहीं बच्चे हो सकता है यह 14 ईयर्स रखें, कहीं 15, कहीं 17, और समय समय पर इसमें संशोधन भी किया जाता रहा है। आज के लिए इतना ही। नए लेक्चर के साथ आप लोगों से जल्द ही मिलते हैं। तब तक बहुत बहुत आपका मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।